नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, पिलाडोर की तरफ से आप सभी साथियों का मार्जिन अकेडमी में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा भी आपने थंबनेल पर देखा है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है चाप कीमत लोच। चाप कीमत लोच को डिस्कस करेंगे। चाप कीमत लोच ही एक टॉपिक बाकी है, बाकी सारे के सारे जो हैं लोच से रिलेटेड जो पर्सन्स है वो हो गए हैं। आप डिस्क्रिप्शंस में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। कीमत लोच, आई लोच, कुलवै लोच, बिंदु लोच, सभी जो लोच से रिलेटेड पर्सन्स हैं वो आपके इस चैनल्स के ऊपर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप लोग। आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे चाप लोच विधि। ठीक है, चाप माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है? चाप कीमत परिवर्तन की औसत अनुक्रिया का एक माप होती है, यानी कि इसके अंदर जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है उसका हम लोग औसत लेकर के चाप कीमत लोच को निकालते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशंस और इसके परिचय की बात कर लेते हैं। तो परिचय और डेफिनेशंस में हम लोग क्या कहते हैं, देखिए, चाप कीमत लोच जो है कीमत परिवर्तन की औसत अनुक्रिया का एक क्या होती है, माप होती है, जो कि एक मांग वक्र पर, जैसा भी हमने देखा है डिमांड कर्व जो होता है, उस मांग वक्र के ऊपर दो बिंदुओं के बीच के भाग को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। ठीक है, जैसे एक मांग वक्र पर दो बिंदु ले लेते हैं और दो बिंदुओं के बीच का जो भाग होगा वो चाप लोच होगा। कैसे होगा देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा ग्राफ के ऊपर लेके चलता हूँ। ये जो ग्राफ है आप लोग देख पा रहे हैं, क्लियर है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है कि हमने लिया वो एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी लिया और वाई एक्सिस के ऊपर क्या लिया, प्राइस लिया। इस बात को हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। मांग और क्वांटिटी का यहाँ पर नेगेटिव रिलेशंस होता है, नेगेटिव संबंध होता है, ये बात भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने ये क्या किया है, डिमांड कर्व को ड्राइव किया है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पी ओपी कीमत थी तो क्वांटिटी ये लेता था, और जब ओपी 1 कीमत होती है तो क्वांटिटी ये लेता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है और एक पॉइंट ये आता है। तो ये जो डीडी मांग वक्र है, डीडी मांग वक्र के ऊपर जो दो बिंदु हैं ए और सी, यहाँ ए सी जो है अपने आप में क्या बन जाती है, चाप बन जाती है। तो ये क्या होता है, चाप हो जाती है, चाप लोच कहते हैं इसको। ठीक है, और इस चाप लोच के अंदर हम लोग क्या करते हैं, औसत कीमत का और औसत मात्रा का प्रयोग करके चाप लोच को प्राप्त करते हैं। यानी यहाँ पर जो है एवरेज जो आएगा, यानी कि एवरेज का मतलब है कि P1 P प्लस में P1 और Q प्लस में Q1 का औसत निकालेंगे। ठीक है, औसत कैसे निकालते हैं, P1 प्लस में P बटे 2 कर देंगे और Q1 प्लस में Q बटे में 2 कर देंगे। तो यहाँ पर औसत का प्रयोग करेंगे। तो ये जो परिभाषा दी है, इसकी जो चाप लोच की जो परिभाषा दी है वो किसने दी है, फर्गुसन ने दी है। तो परिभाषा की बात भी कर लेते हैं। परिभाषा में फर्गुसन ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि चाप कीमत लोच जो है एक मांग वक्र पर दो बिंदुओं के बीच औसत लोच का एक क्या होती है, माप होती है। फर्गुसन ने कहा है कि चाप कीमत लोच एक मांग वक्र पर, यानी ये जो एक मांग वक्र हमने लिया है, डीडी जो मांग वक्र है, इसके ऊपर जो है दो बिंदुओं के बीच औसत लोच का माप होता है। औसत क्यों लेते हैं, इसका रीजन क्या होता है, तो ये बात भी आप लोग समझ लीजिए कि औसत हम लोग इसमें क्यों लेते हैं। तो यहाँ चाप जो है एसी के विभिन्न बिंदुओं पर पी और क्यू के विभिन्न मूल्य प्राप्त होते हैं, यानी कि अलग अलग जो है प्राइस, अलग अलग प्राइस क्वांटिटी के ऊपर, यानी प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर जो है ना अलग अलग मूल्य आ सकते हैं। इसलिए हम लोग उन सभी को न लेकर के इनका क्या ले लेते हैं, औसत ले लेते हैं। तो यहाँ पर औसत इसलिए भी लिया जाता है और पी और क्यू का औसत लेते हैं। तो देखिए कैसे लेते हैं, हम इसको अब प्रूव करते हैं फॉर्मूले को कि कैसे दिख रहा है। यस, तो जो फॉर्मूला है इलास्टिसिटी डिमांड का, यानी जो हमारी चाप लोच विधि है, इसके अंदर तो क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई में Q1 प्लस Q बटे में 2 है, यानी ये क्या हो गया, औसत हो गया। भाग में इसी प्रकार से जो है डेल्टा P डिवाइड बाई में प्राइस का औसत हो गया। क्योंकि जब कीमत में परिवर्तन के कारण से मांग की मात्रा में कितना अनुपातिक परिवर्तन होता है, वो था ना, हमने देखा था डेल्टा जो मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाई में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन था ना, तो ये बटे में ही है, उसी प्रकार से है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे सोल्व आउट करेंगे वो देखिए जरा एक बार। डेल्टा क्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा जो क्यू है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू को लिख सकते हैं Q1 माइनस Q
ठीक है। इसी प्रकार से जो डेल्टा पी है इसको कैसे लिखा जा सकता है, P1 माइनस P, ठीक है। ये तो हमें पता है, इसका भी पता है और इसका भी पता है, हमने पहले से इसमें जो ना काफ़ी फॉर्मूले देखे हैं, तो डेल्टा पी और डेल्टा क्यू निकालना हमें पहले से ही पता है। दूसरी बात यह है कि डेल्टा क्यू क्या बोलते हैं, Q1 प्लस में Q बाई में 2, इसको सोल्व आउट करते हैं एक बार। देखिए डेल्टा क्यू ही रखते हैं पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। Q1 प्लस Q बाई में 2, इसको जब लोग भाग को जो है ना गुणा करोगे ना, तो क्या होगा, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ऊपर चला जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इस बात का आपको पता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा P1 प्लस P बाई 2 डिवाइड बाई डेल्टा P, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा अपने पास में, डेल्टा Q डिवाइड बाई Q1 प्लस Q इंटू ऊपर रह जाएगा P1 प्लस P डिवाइड बाई डेल्टा P, ये निकल के आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अब जब आगे अप्लाई करोगे, मतलब देखोगे सोल्व करोगे, तो यहाँ पर क्या कि डेल्टा Q के स्थान पर आप लोग ये वैल्यू रख दो, ये, ठीक है। और डेल्टा P के स्थान पर ये वैल्यू रख दो, रख देते हैं। क्या हो जाएगा, डेल्टा Q के स्थान पर क्या रखा जा सकता है, ये रखा जा सकता है Q1 प्लस में Q1 माइनस Q है, ये रखा जाएगा डेल्टा Q के स्थान पर, ठीक है। बटे में क्या है, Q1 प्लस में Q1 प्लस Q इंटू P1 प्लस P डिवाइड बाई डेल्टा P, क्या है, डेल्टा P है P1 माइनस P। तो ये जो है फॉर्मूला निकल के आता है चापलोच विधि का। जब हम लोग औसत करते हैं, तो औसत जब ड्राइव करते हैं चापलोच को, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे, Q1 माइनस Q डिवाइड बाई Q1 प्लस में Q और P1 प्लस P डिवाइड बाई P1 माइनस P। तो काफ़ी डिफरेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे निकालते हैं वो आपने देखना है। तो इसकी जो परिभाषा दी है वो किसने दी है, फर्गुसन ने दी है। क्या दी है, फर्गुसन के अनुसार में चाप की लोच एक मांग वक्र पर दो बिंदुओं के बीच औसत अनुक्रिया का क्या होती है, माप होती है, या फिर कह सकते हैं कि औसत लोच होती है, ठीक है, चाप कीमत लोच। तो चाप कीमत लोच का जो ग्राफ रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। ये ग्राफ है आपका, जिसमें AC जो है एक चाप है, यही जो है चाप लोच कहलाती है, ठीक है। ये क्या होती है, प्राइस का और क्वांटिटी का क्या दिखाती है, औसत दिखाती है, औसत। और औसत जो निकाला है हमने, कैसे निकाला है, ये निकाला है इस प्रकार से, Q1 माइनस Q डिवाइड बाई Q1 प्लस Q इंटू P1 प्लस P डिवाइड बाई P1 माइनस P। तो ये क्या है कि औसत है, औसत निकाला है इसके अंदर हमने, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि ये औसत है, औसत को ध्यान में रखना है, औसत की बात करता है। चाप लोच विधि के अनुसार में जब एक वस्तु की कीमत में, एक जो वस्तु होती है उसकी कीमत में क्या होता है, समान मात्रा में क्या होता है कि परिवर्तन होता है, समान मात्रा में संकुचन होता है या फिर विस्तार होता है, समान मात्रा में होता है, तब जो है लोच जो हमारी क्या रहती है, समान बनी रहती है। कब होती है वो, जब वो लोच जो होती है इकाई के समान होती है, ठीक है। परंतु जो प्रतिशत विधि है या फिर अनुपातिक विधि है, अगर प्रतिशत विधि का प्रयोग करते हैं या फिर अनुपातिक विधि का प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है, उसमें डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। डिफरेंट आने का मतलब क्या है कि उसमें क्या, उसमें जो है ना लोच में जो है ना विविधता आ जाती है, अलग अलग आ जाती है। लेकिन चाप लोच जो विधि है जिसमें हमने औसत का इस्तेमाल किया है, वो जो है इस प्रकार की जो विविधता है उसको दूर कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चाप लोच विधि है वो प्रतिशत विधि से या अनुपातिक विधि से अधिक श्रेष्ठ है, ठीक है। बात सिर्फ यही है इसके अंदर कि जो चाप लोच विधि है ये जो है अनुपातिक विधि से या फिर प्रतिशत विधि से जो है ना अच्छी मानी जाती है, श्रेष्ठ मानी जाती है, ठीक है। अगर दोनों की तुलना करें तो चाप लोच विधि इज बेटर देन प्रतिशत विधि, ठीक है। यही कहना चाहता हूँ। तो आपको ये क्वेश्चन जो है कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि कंटेंट्स बनाने में काफ़ी समय लगता है और आपका सपोर्ट मिल जाए तो ये टाइम और मेहनत पूरी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।